हाय फ्रेंड्स, आई एम सुनीत संगई फ्रॉम रेनबिस इन्वेस्टमेंट और आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो बेसिकली धंधो इन्वेस्टर किताब से इंस्पायर्ड है। तो उस किताब का मेंटल मॉडल है हेड्स आई विन, टेल आई डोंट लूज मच, यानी जीतने को बहुत कुछ है और हारने को बहुत कम, इस तरीके की स्ट्रैटेजी। तो इसको हमने लास्ट वीक एक वीडियो बनाया था निफ्टी नेक्स्ट 50 के ऊपर और उसमें हमने ये स्ट्रैटेजी अप्लाई की थी, स्पेशली वो लार्ज कैप के हिसाब से था। और आज हम सेम स्ट्रैटेजी को मिड कैप पे अप्लाई करेंगे, यानी निफ्टी मिड कैप 50 के इंडेक्स को अप्लाई करेंगे और वहां पे जितने भी लगार्ड्स है या इनकंसिस्टेंट परफॉर्मर्स है उनको निकालेंगे और जितने भी कंसिस्टेंट और गुड परफॉर्मिंग स्टॉक्स है उसका एक बास्केट बना के देखेंगे। और हम देखेंगे कि इस तरह की स्ट्रेटेजी एक नहीं, दो नहीं, मल्टीपल मल्टीबैगर्स निकाल के देती है। और पोर्टफोलियो लेवल पे जहां पे हमने देखा था लार्ज कैप में निफ्टी नेक्स्ट 50 में ये 25 से 30% के रिटर्न्स बना के दे सकती है, वही मिड कैप में ये लगभग 30 to 35% के रिटर्न्स बना के देती है। और इसको हम बैक टेस्ट करके विद डेटा देखेंगे। तो मल्टीबैगर स्ट्रेटेजी के हमने पार्ट 1 में निफ्टी नेक्स्ट 50 का डिस्कशन किया था और आज हम डिस्कस करेंगे निफ्टी मिड कैप 50 का। तो थोड़ा सा मैं आपको इंडेक्स लेवल पे बता दूं किस तरीके का स्ट्रक्चर रहता है। तो निफ्टी 500 टॉप 500 कंपनीज होती है लिस्टेड स्पेस में, और वहीं पे अगर हम बात करें तो टॉप 100 कंपनीज को हम निफ्टी 100 बोलते हैं, उसके बाद की 150 कंपनीज को मिड कैप कंपनीज बोलते हैं और उसके बाद की 250 कंपनीज को हम स्मॉल कैप 250 बोलते हैं। तो ये मोटे मोटे में 3 इंडेक्स है और उसी को सब डिवाइड करके निफ्टी 100 का 2 इंडेक्स और बनता है, जो निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50। और उसके बाद निफ्टी मिड कैप 150 में से 2 सेगमेंट्स बनते हैं, एक होता है निफ्टी मिड कैप 50 इंडेक्स और दूसरा होता है निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स, और तीसरा जो है वो स्मॉल कैप के लिए फर्दर सब डिवाइडेड है। तो आज का जो हमारा सोर्स ऑफ एनालिसिस रहेगा वो मिड कैप 50 होगा। तो बेसिकली ये जो मिड कैप 50 कंपनीज है वो वैसी कंपनीज है जो स्मॉल कैप रह चुकी है पहले, या डायरेक्टली हो सकता है मिड कैप में भी लॉन्च हुई हो अगर आईपीओ में इटसेल्फ उसकी साइज उस तरीके की हो, उस तरीके का मार्केट कैप हो। तो ये बेसिकली फ्यूचर में निफ्टी नेक्स्ट 50 का पार्ट भी बनते हैं और उसके बाद निफ्टी 50 का भी पार्ट बनते हैं। तो यहाँ पे छिपे हुए रहते हैं काफी सारे मल्टीबैगर्स। तो जैसा मैंने पार्ट 1 में भी बताया था, निफ्टी नेक्स्ट 50 में बहुत सारे मल्टीबैगर्स होते हैं, क्योंकि आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो अनलिस्टेड स्पेस में बहुत सारी कंपनीज जो इतनी बड़ी हो जाती है कि वो डायरेक्ट निफ्टी नेक्स्ट 50 के पार्ट बनती है और उसके बाद निफ्टी 50 का पार्ट बनती है, तो वो मिड कैप 50 में नहीं आती। एग्जांपल के तौर पे चाहे वो एचडीएफसी लाइफ हो, एसबीआई लाइफ हो या आईसीआईसीआई लोम्बार्ड हो, ऐसी बहुत सारी कंपनीज है सीधा निफ्टी नेक्स्ट 50 में एंटर की थी, निफ्टी मिड कैप में कभी एंटर ही नहीं की। बट बहुत सारी छोटी कंपनीज ऐसी भी होती है जो निफ्टी मिड कैप के थ्रू जो है निफ्टी 50 का पार्ट बनती है। तो यहाँ पे बहुत सारे मल्टीबैगर्स छिपे रहते हैं। तो ऐसे मल्टीबैगर्स कैसे आइडेंटिफाई करें और किस तरीके का बास्केट बनाना चाहिए वो हम देखेंगे। और जैसा मैंने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था, निफ्टी मिड कैप 50 में बेसिकली 50 स्टॉक्स होते हैं, उसमें से 50 में से 25 जो लगार्ड्स होते हैं, या इनफैक्ट मिड कैप में तो और ज्यादा लगार्ड्स होते हैं जो अंडर परफॉर्म करते हैं, इनकंसिस्टेंट होते हैं। ऐसे स्टॉक्स को हम बाहर फेंकेंगे और 15 से 20 स्टॉक्स हम आइडेंटिफाई करेंगे जिसमें आप इन्वेस्टमेंट सोच सकते हो। तो निफ्टी मिड कैप 50 में बेसिकली स्टॉक्स जो एंटर करते हैं 2 तरीके से एंटर करते हैं, या तो वो मिड कैप 100 के से परफॉर्म करके निफ्टी मिड कैप 50 में पार्ट बन सकते हैं, या फिर वो निफ्टी नेक्स्ट 50 से अंडर परफॉर्म करके निफ्टी मिड कैप 50 का पार्ट बन सकते हैं। 2 तरीके से वो पार्ट बनते हैं। और अगर कोई स्टॉक एंटर कर रहा है तो कोई एग्जिट भी करेगा, राइट। तो जब निफ्टी मिड कैप का कोई भी स्टॉक एग्जिट करता है तो या तो वो अपने अच्छे परफॉर्मेंस की वजह से जो है निफ्टी नेक्स्ट 50 का पार्ट बनता है, या फिर अपने खराब परफॉर्मेंस की वजह से निफ्टी मिड कैप 100 का पार्ट बनता है। तो बेसिकली जब हम बोलते हैं कि निफ्टी मिड कैप से ये निफ्टी मिड कैप 100 में मूव होता है, तो जरूरी नहीं है कि उसमें आपके लॉसेस होंगे। उसमें ऐसे स्टॉक्स भी हो सकते हैं जहां पे आपने प्रॉफिट तो किए हैं, लेकिन वो जिस रेट में अपना मार्केट कैप उसका बढ़ा है उससे ज्यादा उसके कॉम्पिटिटर्स का बढ़ गया है। एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊं तो मान लीजिए मिड कैप 50 का जो सबसे लोएस्ट मार्केट कैप कंपनी है वो 10,000 करोड़ का है, और आज से 5 साल बाद मान लीजिए कि मिनिमम मिड कैप 50 का जो मार्केट कैप वाली कंपनी है वो मान लीजिए 25,000 मार्केट कैप की हुई। तो जो आपका लो परफॉर्मर होगा वो मान लीजिए कि 20,000 करोड़ का मार्केट कैप हुआ, तो बेसिकली उसने अपना जो भी उसका साइज है वो डबल हो गया, यानी आपके 15% के सीएजीआर रिटर्न्स निकलते हैं 5 साल में अगर डबल हुआ, लेकिन उसके बावजूद आप उसको एग्जिट करोगे क्योंकि वो अंडर परफॉर्म किया, क्योंकि उसने ओवरऑल उस इंडेक्स के अंदर अंडर परफॉर्म कर दिया है। तो जरूरी नहीं कि जो मिड कैप 50 से आपके मिड कैप 100 में जाएंगे वो आपको लॉस ही बना के देंगे, वो कम प्रॉफिट बना के भी देंगे। आने वाले स्लाइड में भी हम इसको डिस्कस करेंगे। कुछ कंपनीज जो निफ्टी नेक्स्ट 50 का पार्ट बनती है इस निफ्टी मिड कैप 50 से, वो अच्छा परफॉर्म करके निफ्टी 50 का भी पार्ट बनती है। ये जो नेक्स्ट है वो गलत मैंने लिख दिया है, यहाँ पे निफ्टी 50 का भी पार्ट बनती है। तो निफ्टी 50 का जब हम पार्ट बोलते हैं तो बेसिकली वो मल्टीबैगर स्टॉक्स है जो आपको अमेजिंग रिटर्न्स बना के देते हैं। तो यहाँ पे जो धंधो इन्वेस्टर की जो फिलॉसफी है, हेड्स आई विन टेल आई डोंट लूज मच, ये स्ट्रेटेजी यहाँ पे बहुत ही फिट होती है और इंडियन कंटेक्स्ट में ये स्ट्रेटेजी बहुत ही अच्छे तरीके से प्ले आउट करती है। और आने वाले स्लाइड में मैं आपको बैक टेस्ट करके भी इस चीज को दिखाऊंगा। ये बेसिकली 50 स्टॉक्स है जो निफ्टी मिड कैप 50 का पार्ट है
एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर आपको कुछ स्टॉक्स यहाँ पे दिखाऊं, एयू स्मॉल फाइनेंस, अमर राजा बैटरी, अपोलो टायर, अशोक लेलैंड, बालकृष्ण, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बाटा इंडिया, ऐसे काफी सारे स्टॉक्स है, ऑलमोस्ट 50 स्टॉक्स है यहाँ पे आप देख सकते हो। और ये 50 स्टॉक्स जो है, इसमें से मैंने वो स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए जो पहले निफ्टी नेक्स्ट 50 का पार्ट थे और उसके बाद वो उस इंडेक्स से रिमूव हो गए। तो वो अंडर परफॉर्मेंस थे निफ्टी नेक्स्ट 50 से, वो निफ्टी मिड कैप 50 में आए हैं, यानी ये अंडर परफॉर्मेंस हो चुके हैं और फ्यूचर में ये अपना अंडर परफॉर्मेंस फर्दर डाउन स्लाइड भी हो सकता है, यानी ये निफ्टी मिड कैप 50 से भी एग्जिट हो सकते हैं। तो ऐसे स्टॉक्स को आपको ट्रस्ट नहीं करना है, ऐसे स्टॉक्स को आपको बाहर फेंकना है, क्योंकि हमें सिर्फ कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस चाहिए। तो ये अगर हम इसे निकालते हैं तो ये 50 कंपनी में से अगर मैं ये सारे कंपनीज को मार्क किया हुआ है इसको निकालता हूं, इसको निकालने के पहले मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल तौर पे समझा देता हूं। जैसे कि अपोलो टायर की बात करें तो ये 2009 में निफ्टी नेक्स्ट 50 से एक्सक्लूड किया गया था और तब से लेके अभी तक ये मिड कैप 50 में पड़ा हुआ है। तो ऐसे स्टॉक्स को हम आइडेंटिफाई करके निकालेंगे और ये स्टॉक्स को अगर हम निकाले तो ये 50 में से हमारे पास 19 स्टॉक्स निकलते हैं। तो ये 19 स्टॉक्स को हम फर्दर रिफाइन करेंगे। तो ये हमने बेसिकली निफ्टी नेक्स्ट 50 के जो पहले पार्ट हो चुके हैं उनको निकाल दिया। अब ये 19 स्टॉक्स जो है उसको हम फर्दर निकालते हैं। तो फर्दर जब हम निकालते हैं बेसिकली हम निफ्टी 100 का जो पार्ट हो चुकी है वैसी कंपनीज को निकालते हैं, यानी कुछ तो निफ्टी नेक्स्ट 50 का पार्ट थी और कुछ जो है निफ्टी 50 के पार्ट भी हो सकती है। तो वो सारे स्टॉक्स को भी हम निकाल के बाहर फेंकेंगे। तो ये निकालने के बाद हमारे पास 19 में से एक्चुअली बचते हैं 18 स्टॉक्स। तो ये जो 18 स्टॉक्स है ये कभी भी निफ्टी 50 या निफ्टी नेक्स्ट 50 का पार्ट नहीं बने, यानी फ्यूचर में इनमें से कई सारे स्टॉक्स है जो निफ्टी नेक्स्ट 50 या निफ्टी 50 का पार्ट बन सकते हैं। तो इसको हम फर्दर रिफाइन करते हैं। अब फर्दर रिफाइन में हम क्या करेंगे, बेसिकली हम वो स्टॉक्स को बाहर निकाल के फेंकेंगे जो पहले मिड कैप 50 में पार्ट हुआ करते थे और फिर वो फर्दर निफ्टी मिड कैप 50 से बाहर निकल गए थे और वापस इन्होंने एंट्री मारी है निफ्टी मिड कैप 50 में, यानी इन लोगों ने एक बार धोखा दिया हुआ है। तो ऐसे स्टॉक्स को हम बाहर फेंकेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और पेज इंडस्ट्री, ये दोनों को बाहर निकालेंगे। यहाँ पे एक और चीज मैं बता दूं, पेज इंडस्ट्रीज एक्चुअली मिड कैप 50 से जब एग्जिट किया था वो बेसिकली निफ्टी नेक्स्ट 50 का पार्ट बना था, बट यहाँ पे मैंने रखा है जस्ट टू रिमेंबर। बेसिकली इसको मैं फर्दर स्लाइड में डिस्कस करूंगा क्यों ये पर्टिकुलर पेज इंडस्ट्री का हम डिस्कशन करेंगे। तो ये दो कंपनीज को अगर मैं यहाँ से निकालता हूं तो हमारे पास बचते हैं 15 स्टॉक्स। तो ये 15 स्टॉक्स बेसिकली वो स्टॉक्स है जो ना तो कभी निफ्टी मिड कैप 50 से फर्दर कहीं इनका वैल्यूएशन गिरा है, ना ये कभी निफ्टी 50 या निफ्टी नेक्स्ट 50 में जाके वापस निफ्टी मिड कैप 50 में आए। तो ये 15 स्टॉक्स ऐसे कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है जिन्होंने अभी तक एक बार भी धोखा नहीं दिया है। इन लोगों ने हमेशा लगातार अच्छा परफॉर्म किया है और मिड कैप 50 के पार्ट है और आने वाले टाइम में इनमें से काफी सारे स्टॉक्स निफ्टी नेक्स्ट 50 का भी पार्ट बनेंगे और कुछ तो निफ्टी 50 का भी पार्ट बन सकते हैं। तो जरूरी नहीं कि ये 15 स्टॉक्स ही होंगे, आने वाले टाइम में रीबैलेंसिंग में और भी नए नए स्टॉक्स आ सकते हैं जो पोटेंशियली निफ्टी 50 का पार्ट बन सकते हैं। तो ये 15 स्टॉक्स को बेसिकली हमें इन्वेस्टमेंट के लिए देखना चाहिए। और यहाँ पे मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे आपको थोड़े से कंपनी के नाम बता दूं, चाहे वो एयू स्मॉल फाइनेंस हो, अमर राजा बैटरी हो, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज हो, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी हो, कोफोर्ज हो, गोदरेज इंडस्ट्री हो, आईआरसीटीसी हो, महानगर गैस हो, मन्नापुरम फाइनेंस हो, मैक्स फाइनेंशियल सर्विस हो, माइंट्री लिमिटेड है, आरबीएल बैंक है, एसआरएफ लिमिटेड है, रैमको सीमेंट है और वोल्टास लिमिटेड है। तो ये 15 स्टॉक्स का बास्केट बना के आप इन्वेस्ट करने का स्ट्रेटेजी देख सकते हो। तो यहाँ पे इनका मैं थोड़ा सा एग्जांपल के तौर पे दिखाऊं तो एयू स्मॉल फाइनेंस जो है इस इंडेक्स में 30 मार्च 2021 में इंक्लूड हुआ है। उसके बाद अमर राजा बैटरी जो है 2016 में इंक्लूड हुआ था और ऐसे कई सारे स्टॉक्स जो 2004, 2016, 2018, 2017 इस तरीके से अलग अलग डेट रेंज में आइडेंटिफाई हुए थे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको एब्सोल्यूट रिटर्न्स दिखा के दिखाऊं। ये 15 में से ऑलरेडी माइंट्री ने मल्टीबैगर रिटर्न्स दिया। आप देखो 2016 में ये पार्ट बना था और आज के टाइम पे अगर हम देखें एब्सोल्यूट रिटर्न्स 574% के अमेजिंग रिटर्न्स दिए। और वही वोल्टास लिमिटेड की बात करें तो वोल्टास लिमिटेड 2004 में इंडेक्स का पार्ट बना था और आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो 7469% यानी 74 टाइम्स वेल्थ को मल्टीप्लाई किया है। तो देखता है किस तरीके से ये अमेजिंग रिटर्न्स देता है। और यहीं पे अगर हम इसके अलग अलग डेट पे जो इन्वेस्टमेंट हुई है इसको एब्सोल्यूट रिटर्न्स के हिसाब से एक्सआईआरआर निकाले तो एक्सआईआरआर हमने बेसिकली जिस डेट में से इन्वेस्टमेंट हुआ है अलग अलग डेट पे और आज के टाइम पे इसकी वैल्यू निकाल के एक्सआईआरआर निकाले तो ये रिटर्न्स हम अगर देखें यहाँ पे तो ये रिटर्न है 28%, जबकि हमने डिविडेंड भी इंक्लूड नहीं किया है। अगर हम डिविडेंड इंक्लूड करेंगे तो ये सॉर्ट ऑफ 29-30% के आसपास के रिटर्न्स बैठते हैं। तो पैसे जो है बिल्कुल बनते हैं अगर आपकी स्ट्रेटेजी सही है और ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है। और यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो बैलेंसिंग में आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला, क्योंकि देखिए निफ्टी 50 हो या निफ्टी नेक्स्ट 50 हो या निफ्टी मिड कैप 50 हो, इसके रीबैलेंसिंग साल में 2 बार होती है। इंडेक्स जो है 2 बार 2 या 3 स्टॉक्स या 4 स्टॉक्स जो है रीबैलेंस होते हैं और वो साल में 2 बार जो रीबैलेंसिंग होती है उसी को आपको इसमें फर्दर चेंजेस करने पड़ेंगे। तो साल में 2 बार रीबैलेंसिंग में आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है। और एक और चीज यहाँ पे मैं बता दूं, किसी को अगर डाउट है कि किस वेटेज में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो मेरे हिसाब से जो मैं स्ट्रेटेजी फॉलो करता हूं वो ये है कि आप इक्वल वेटेज में इन्वेस्ट करो। अगर आपको 100 रुपए लगाने हैं तो 100 डिवाइडेड बाई 15 जो अमाउंट आता है वो इनमें इक्वली इन्वेस्ट करो और उसके बाद लेट द विनर्स विन एंड लेट द लूजर्स लूज।
तो अगर आपने 100 में से 5 रुपए एक में लगाया और किसी और में 5 लगाया, तो 5 के अगर 4 रुपए होगा और दूसरे में 5 के अगर 10 हो गए, तो आपको रीबैलेंस नहीं करना, लेट द विनर्स विन। आप विनर्स को बीच में नहीं काटने का है, वरना पैसे बनते नहीं है। तो आप विनर्स को जो है प्रॉफिट बुक करके उसको रखोगे नहीं, वो बेसिकली आप उसको और विन होने दोगे, उसको और रन बनाने दोगे। तो ये बेसिकली इस तरीके से, अगर विराट कोहली जो है अगर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो आप उसको डे 1 में सिर्फ नहीं, डे 2 डे 3 जितने दिन आप जितना आपको ऑप्शन मिलेगा उतना ज्यादा आप खिलाओगे, राइट। हालांकि यहाँ पे दो चीजें हैं कि डेफिनेटली ऐसा हो सकता है कि कुछ जो मिड कैप 50 के पार्ट बने वो फ्यूचर में बाहर निकले, तो वो बेसिकली अंडर परफॉर्मेंस की वजह से निकले, तो उनमें आपके थोड़े बहुत लॉसेस भी हो सकते हैं। बट मैंने यहाँ पे ये भी कंसीडर नहीं किया है कि अगर वो निफ्टी मिड कैप 50 का पार्ट है आज के टाइम पे और फ्यूचर में अगर वो निफ्टी नेक्स्ट 50 का पार्ट बनेगा, तो वहां पे मल्टी बैगर रिटर्न्स भी आ सकते हैं। तो आने वाले स्लाइड में मैं दिखाऊंगा कि कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो निफ्टी मिड कैप 50 के पार्ट हुआ करते थे पास्ट में, और आज के टाइम पे वो निफ्टी नेक्स्ट 50 के पार्ट है, और इसलिए उन्होंने काफी अच्छे रिटर्न्स बना के दिए हैं। तो एग्जांपल के तौर पे मैं कुछ कंपनीज बताऊं आपको, तो लास्ट 5 ईयर्स के एग्जांपल लिए यहाँ पे मैंने। तो बेसिकली ये टाइटन जो है 2004 में जो है ये निफ्टी मिड कैप 50 का पार्ट बना था, और आज के टाइम पे हम बात करें तो निफ्टी 50 का पार्ट है टाइटन। तो 2004 में ये मिड कैप 50 का पार्ट हुआ था, और वहां से अगर हम देखें तो 561 टाइम्स इसने रिटर्न्स बना के दिए हैं 43% के XIRR पे। तो इस तरीके के रिटर्न्स बनते हैं अगर आपके मल्टी बैगर्स निकलते हैं। तो और इसमें एक नहीं मल्टीपल मल्टी बैगर्स निकले। यहाँ पे मैंने सिर्फ लास्ट 5 ईयर्स के एग्जांपल्स लिए हैं। तो लास्ट 5 ईयर्स के अगर हम एग्जांपल में अगला एग्जांपल देखें, यूपीएल 2013 में निफ्टी मिड कैप 50 का पार्ट बना था, और वहां से लेके इसने 9 टाइम्स वेल्थ ग्रो किया एट ऑलमोस्ट CAGR ऑफ 30%। वहीं अगला एग्जांपल देखें बर्जर पेंट्स जो 2017 में इस इंडेक्स का पार्ट बना था, और इसने 33% के CAGR लेवल पे रिटर्न्स बना के दिए हैं। अगला एग्जांपल देखें तो हेवल्स इंडिया, जिसने 32% के CAGR से रिटर्न्स बना के दिए हैं 2013 में, ये इस इंडेक्स का पार्ट बना था। अगला एग्जांपल देखें इंद्रप्रस्थ गैस जो 2013 में इस इंडेक्स का पार्ट बना था, और आज के टाइम पे ये निफ्टी नेक्स्ट 50 का पार्ट है, और इसके CAGR रिटर्न्स देखें तो 32.6% के रिटर्न्स है। और वहीं अगला एग्जांपल देखें तो इन्फो एज जो 2019 में इसका पार्ट बना था, और 68% के CAGR रिटर्न्स पे इसने पैसे बना के दिए हैं। अगला एग्जांपल देखेंगे मुथूट फाइनेंस का जो 2017 में इस इंडेक्स का पार्ट बना था, और आज के समय मुथूट फाइनेंस जो है निफ्टी नेक्स्ट 50 का पार्ट है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और ये 36% के CAGR रिटर्न्स बना के दिया है। और वहीं अगला एग्जांपल देखें पेज इंडस्ट्री जो 2016 में जो है ये बेसिकली मिड कैप 50 का पार्ट बना था, और यहां से इसने ऑलमोस्ट 20% के CAGR रिटर्न्स बना के दिए हैं। तो पेज इंडस्ट्री का एग्जांपल मैं आपको इसलिए भी बता रहा हूं क्योंकि आपको पेज इंडस्ट्री का एग्जांपल पे इसलिए भी समझना है कि आप देखो 2016 में ये पहले मिड कैप 50 का पार्ट बना, राइट। उसके बाद ये निफ्टी नेक्स्ट 50 में गया, निफ्टी नेक्स्ट 50 में एक बार ये चले गया, तब आप इसको इस स्ट्रेटेजी से फॉलो नहीं करोगे, आप इसको निफ्टी नेक्स्ट 50 के बास्केट के हिसाब से फॉलो करोगे, जैसा मैंने अपने पार्ट 1 वीडियो में बताया था। और अगर आपने पार्ट 1 वीडियो देखा नहीं है तो डेफिनेटली देखिएगा, ऊपर आई बटन में भी मैं लिंक दे दूंगा। तो जब आपने निफ्टी नेक्स्ट 50 का वो पार्ट बन गया तो वो स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे, और उसके बाद मान लीजिए कि निफ्टी नेक्स्ट 50 से इसने फाइनली अंडर परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया, तो अंडर परफॉर्मेंस की वजह से वो निफ्टी नेक्स्ट 50 से एग्जिट होकर मिड कैप 50 में वापस आ गया। तो इसलिए मैंने वहां पे एक्सक्लूड किया था, लेकिन यहाँ पे मैंने रिटर्न्स भी दिखाए हैं। आप देखो अगर आज के टाइम पे भी बात करें तो ऑलमोस्ट 20% के CAGR रिटर्न्स दिए हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो आपके लूजर्स है वो लॉस करके देते हैं। हालांकि ये लूजर निफ्टी मिड कैप 50 के पर्सपेक्टिव से नहीं है, निफ्टी मिड कैप 50 में तो इसने हमेशा अच्छा परफॉर्म किया, इसीलिए ये निफ्टी नेक्स्ट 50 का पार्ट बना, राइट। जब इसने निफ्टी नेक्स्ट 50 में गया तो वहां से इसने अंडर परफॉर्मेंस किया, जिस वजह से वापस निफ्टी मिड कैप 50 का पार्ट बना। मेरा पॉइंट है कि ये लूजर निफ्टी नेक्स्ट 50 का बनने के बावजूद 20% के CAGR रिटर्न्स दिया है। तो लूजर्स भी जो है आपको रिटर्न्स बना के देते हैं, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले भी एक्सप्लेन किया। तो इसलिए मैं कहता हूं कि हेड्स आई विन टेल आई डोंट लूज मच, ऐसी स्ट्रेटेजी है, और यहाँ पे 30 से 35% के CAGR रिटर्न्स बिल्कुल बनते हैं। तो अगर आपको कंटेंट पसंद आता है हमारा, तो अपने फ्रेंड्स, कजन्स, रिलेटिव्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, ताकि हम सब ग्रो हो सके। और एक और चीज मैं बता दूं आपको कि ये स्ट्रेटेजी आपको लार्ज कैप और मिड कैप में यूज करनी चाहिए, बट स्मॉल कैप में थोड़ी चीजें चेंज हो जाती है। आप देखोगे कि लार्ज कैप में जहां हमको 25 स्टॉक्स के आसपास मिल रहे थे, वहीं मिड कैप में ऑलमोस्ट 15 स्टॉक्स मिले, और स्मॉल कैप में ये चीजें और ज्यादा इनकंसिस्टेंट हो जाती है, क्योंकि स्मॉल कैप में जो इंडेक्स है वो इतना स्टेबल नहीं होता है, वहां स्टॉक्स जो है इतने स्टेबल नहीं होते, कई बार जो स्टॉक्स जो है काफी ज्यादा वोलेटाइल होते हैं। तो इसलिए हमें स्मॉल कैप पे ये स्ट्रेटेजी को आंख बंद करके नहीं लगाना चाहिए, हमें एक्चुअली फंडामेंटल इन्वेस्टिंग को यूज करना चाहिए इन स्मॉल कैप। तो यहाँ पे मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं, तो ये कोई बाई और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, ये बेसिकली लर्निंग पर्पस से वीडियो बनाई गई है, ताकि आप ये सीख सको कि एनालिसिस किस तरीके से करना चाहिए और किस तरीके से हमें अपने इन्वेस्टमेंट्स को देखना चाहिए। और अगर आपको यूजफुल लगे तो हमारा टेलीग्राम चैनल है रेनबेस इन्वेस्टमेंट, जिसको आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।